सभी तमाम गुणीजन और तबले के अलावा संगीत की अलग विधाओं से, क्षेत्रों से उपस्थित गुरुजन और समस्त विद्यार्थी परिवार, आप सबों को हमारा नम्र अभिवादन और प्यार। सबसे पहले मैं पंडित सुरेश तलवलकर जी का उनके इस अनूठे प्रयास के लिए धन्यवाद मानता हूँ और उनका अनुज होने के नाते, उनका छोटा होने के नाते मैं आभार प्रकट करता हूँ। मैंने अनूठा प्रयास इसलिए कहा कि पूना में पहली बार इस दर्जे का महोत्सव का आयोजन सुरेश जी ने सोचा, जहाँ तबले के आज तक के विद्यमान तमाम घराने और परंपराओं से संबंधित कलाकार, गुणीजन और हम जैसा एक छोटा सा विद्यार्थी अपने विचार रखने के लिए एकत्रित है। ये वाकई अनूठा प्रयास है और उनके इस प्रयास को ललित कला केंद्र पुणे यूनिवर्सिटी ने पूर्ण रूपेण सहयोग दिया, इसके लिए उनका धन्यवाद है। मुझे जो सब्जेक्ट कहा गया है, जिसके लिए मैं यहाँ आमंत्रित हूँ, वो है बनारस घराने का महत्व। तो मैं इस पे अपने विचार प्रकट करने से पूर्व थोड़ा इस शीर्षक को संशोधित करना चाहता हूँ कि बनारस घराने का ही सिर्फ महत्व नहीं है। सुबह हम लोगों ने और भी घराने देखे, दिल्ली देखा, अजराड़ा देखा, फर्रुखाबाद, लखनऊ और भी हम लोग देखेंगे, मगर महत्व सबका है, तभी तो हम लोग यहाँ आमंत्रित हैं। महत्व सबका है। मैं सोचता हूँ कि इसको संशोधित करके यदि बनारस घराने की विशेषता और योगदान ये शीर्षक दिया जाए तो ये ज़्यादा उचित और उपयुक्त होगा और हम इस पे अपनी बात रख पाएंगे। महत्व और विशेषता मैंने इसलिए इसको अलग अलग देखा, सोचा कि जब आपको उसकी विशेषता मालूम हो जाएगी तो महत्व अपने आप दिखने लगेगा, इसलिए मैंने विशेषता शब्द इसको दिया है। बनारस का पुराना नाम आप सबों को ज्ञात है, जिसको नहीं पता हो उन्हें बता दें, काशी कहा जाता था। काशी नगरी के जीवन काल में एक समय ऐसा भी आया जब वहाँ के घरानेदार संगीतज्ञों के गढ़ के रूप में 4 भागों में वो नगरी विभाजित थी। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि उससे तबला संबंधित है। उसमें से एक है जिसका नाम है तेलिया नाला घराना, जो बीनकार और सितार वादकों के घराने के रूप में जाना जाता है, जहाँ से उस्ताद सादिक अली खां साहब, आशिक अली खां साहब, मुश्ताक अली खां साहब, वर्तमान समय में पंडित रविशंकर जी, जिनका वो जन्म स्थान है बनारस। दूसरा है पियरी घराना। पियरी घराने की वंश परंपरा, शिष्य परंपरा बहुत समृद्ध है, मगर मैं एक जो 2 विद्वान हुए जिन्होंने इसकी नींव रखी, पंडित प्रसिद्धू मिश्र और पंडित मनोहर मिश्र जी हुए। उसके बाद रामापुरा मोहल्ले का घराना है। ये तमाम मोहल्लों के नाम हैं जो 4 भागों में विभाजित था। तो रामापुरा मोहल्ले का घराना, जहाँ से 2 बहुत बड़े विद्वान हुए, मूर्धन्य गायक हुए, पंडित शिवदास मिश्र, पंडित प्रयाग मिश्र जी, जिनकी वंश परंपरा और आगे चलकर शिष्य परंपरा में बड़े बड़े गायक विद्वान हुए, कलाकार हुए, संगीतज्ञ हुए, जिनमें पंडित बड़े रामदास मिश्र जी हुए, पंडित महादेव प्रसाद जी हुए, इत्यादि जैसे कलाकार लोग हुए। चौथा और सबसे विराट घराने के रूप में जिस मोहल्ले का नाम लिया जाता है वो कबीर चौरा मोहल्ला है। और कबीर चौरा मोहल्ला ये खासकर तबला वादकों का गढ़ के रूप में माना जाता है। ये बनारस घराने के प्रवर्तक, उस बाज के प्रवर्तक, संस्थापक पंडित राम सहाय जी, ये इसी जगह से संबंधित थे। इनके अलावा और भी कलाकार थे। पंडित सुखदेव महाराज जी थे, जिनकी सुपुत्री हुई पंडिता सितारा देवी जी, आगे गोपी कृष्ण जी, ये कथक का भी रहा।
तो ये 4 भागों का जो मैंने आपसे जिक्र किया, इनसे बनारस घराने का तबला वादक किस कदर प्रभावित हुआ कि उसकी शैली ने एक नया बदलाव आया, एक नया प्रादुर्भाव हुआ, जो आज हम लोग बजा रहे हैं, देखते हैं, सुनते हैं। बनारस घराना तबले के अलावा अन्य विषयों पे भी एक घराने के रूप में मान्यता प्राप्त है उसको। गायकी के लिए भी है, ठुमरी, टप्पा और आप सभी जानते हैं, ऐसे ही कथक के लिए भी है। अब मैं आपका ध्यान चाहूँगा कि बनारस घराने के संस्थापक पंडित राम सहाय जी के विषय में थोड़ी जानकारी इसलिए मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ कि जब आपको थोड़ी उसकी पार्श्वभूमि मालूम हो जाएगी तो मुझे आगे बढ़ने में सहूलियत होगी, आपको समझने में सहूलियत होगी। तो पंडित राम सहाय जी के विषय में बहुत से किताबों में इतना लिखा गया है कि ये लखनऊ के खलीफा उस्ताद मोदू खां साहब के शिष्य हैं। बिल्कुल, मैं थोड़ा इससे अलग आपको जानकारी दे दूं, जो मुझे अपने गुरुजी पंडित किशन महाराज जी, हमारे पिताजी पंडित लालजी श्रीवास्तव, इनसे जो मुझे मिली, और कुछ किताबों का प्रमाण भी मैं दे सकता हूं आपको। तो पंडित राम सहाय जी के पिताजी का नाम था पंडित प्रकाश सहाय। ये 3 भाई थे, प्रकाश सहाय जी, प्रकाश सहाय जी, शारदा सहाय जी। ये प्रकाश सहाय जी के सुपुत्र थे पंडित राम सहाय जी, जिन्होंने अपने बचपन से घर में ही, इनके पिताजी अपने समय के कुशल तबला वादक और नर्तक थे, तो बाल्यकाल से ही इनकी तालीम, इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पे हुई। और 20 वर्ष की उम्र तक आते आते पंडित राम सहाय जी बनारस में अच्छी खासी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उन्होंने कख गघ से शुरुआत किया था, ऐसा नहीं है। 20 साल की उम्र तक वो बनारस में तबला सीखे, बजाते थे, प्रसिद्ध तबला वादक थे। फिर अपने पिताश्री और ताऊ के साथ उन्हें लखनऊ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, एक संगीत जलसे में, जहां उनका साक्षात्कार तबला के विद्वान खलीफा उस्ताद मोदू खां साहब से हुआ। और उनसे प्रभावित होकर, प्रेरित होकर इन्होंने शिष्यत्व ग्रहण किया और उनसे इनकी तालीम शुरू हुई। 12 वर्षों तक लगातार इन्होंने उनसे तालीम ली। और माफ़ कीजिएगा, जैसा मैंने अपने गुरु से सुना है, कुछ किताबों में भी लिखा है कि लखनऊ के खलीफा उस्ताद मोदू खां साहब को उनके ही संगीत वर्ग के कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने परकटा कबूतर इस संज्ञा से संबोधित किया था। एक उनकी अपनी ईर्ष्या थी। लेकिन इस शिष्य ने, पंडित राम सहाय जी ने, अपने अथक परिश्रम, लगन और मेहनत से अपने गुरु के ऊपर लगे हुए उस कलंक को धोया। और एक समय ऐसा भी आया आगे चलकर कि जब मोदू खां साहब ने ये ऐलान किया था कि हमारे शिष्य के बाद कोई तबला बजा के दिखाए, नहीं तो इसकी योग्यता स्वीकृत की जाए। तो 12 वर्षों तक वो कठिन तपस्या और तालीम के बाद एक समय ऐसा भी आया, ये आप लोगों को पता होगा, किताबों में लिखा है कि खां साहब कुछ दिनों के लिए लखनऊ से अलग रहे और उस दौरान मोदू खां साहब की पत्नी, जो पंजाब घराने के किसी विद्वान खलीफा की पुत्री थी, उनसे इनको कुछ गतें सीखने को मिली, और जो जनाना गतों के रूप में हम लोग जानते हैं, और वो बनारस की एक अपनी विशेषता बन गई। खैर, ऐसी बहुत सी बातें हैं। तो ये पंडित राम सहाय जी की तालीम के विषय में मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी। पंडित राम सहाय जी बनारस आकर उनके पास लखनऊ से सीखी हुई विशेषताएं और वो शैली तो थीं, मगर कलाकार जिस सामाजिक परिवेश में रहता है, वातावरण में रहता है, उसका उसकी कला पे भी असर होता है। जब जनमानस अछूता नहीं है तो कलाकार भी अछूता नहीं होता है। और इन्हीं वजहों से उनकी वादन शैली जो कुछ बदलाव आया, जो लखनऊ की विशेषताएं रखते हुए भी थोड़ा पृथक हो गया, भिन्नता आ गई उसमें, और जिसको हम लोग बनारस बाज के घराने के नाम से जानते हैं, और जो आज वर्चस्व बनाए हुए है, विख्यात है।
पंडित जी के वंश परंपरा तो नहीं, पंडित जी निसंतान थे। पंडित राम सहाय जी को कोई संतान नहीं थी। इनके भाई को इन्होंने तालीम दी, पंडित जानकी सहाय जी। इनके भतीजा थे पंडित भैरव सहाय जी। और फिर इस शिष्य परंपरा में बहुत बड़े बड़े नाम आए। पंडित प्रताप महाराज जी जो पंडित शामता प्रसाद जी के परदादा थे, और फिर पंडित भगत महाराज, राम शरण जी, यदुनंदन जी, ऐसे 7 मुख्य शिष्य हुए। फिर ये परंपरा बहुत विकसित और समृद्ध हो गई आगे चलकर, जिसमें पंडित कंठे महाराज जी, पंडित बलदेव सहाय जी, पंडित किशन महाराज जी, पंडित शामता प्रसाद जी, अनोखे लाल जी, ऐसे ऐसे विद्वान हम लोगों ने देखे बनारस में। अब मैं आपका ध्यान बनारस बाज की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। बनारस बाज के विषय में लखनऊ की विशेषताओं के साथ साथ जो थोड़ी इसमें भिन्नता आ गई वह ऐसी हुई कि बाएं का महत्व इसके वादन शैली में ज़्यादा बढ़ गया। वादक इस घराने के तहत अंतर्गत स्याही को अपनी तरफ रखकर वादन प्रस्तुत करते हैं, जिससे डग्गे में बाएं में एक अलग सौंदर्य पैदा होता है। वो आप लोगों ने बहुत सारे विद्वानों के रिकॉर्डिंग्स में भी सुना होगा, आपको पता है। ये एक हुआ खुले अंग का बाज, इसको कहा जाता है बनारस को। तबले के रख रखाव में कुछ फर्क किया गया। जैसे तेटे, ये 2 उंगलियों के बजने के बजाय ये अनामिका और मध्यमा से जोड़कर तेटे तिरकिट बजाने का प्रचलन शुरू हुआ बनारस में। तो ये एक इसमें नवीनता आई। फिर धाधिन धंधा, 3 ताल का ठेका जो हम लोग कहते हैं, तो उसको बनारस में लोग नाधिन धन्ना ऐसे कहते हैं। वो एक सौंदर्य बोधक है और वो बजने में भी आप बाएं के प्रयोग के साथ मैं सिर्फ एक झलक आपको बता दूं। तो मैं जो बाएं के प्रभाव का और उसके सौंदर्य के बारे में आपसे कह रहा था, मैं सिर्फ आपको ठेका बजा के दिखाता हूँ कि धाधिन धंधा नाधिन धन्ना हम लोग क्यों कहते हैं और कैसे कहते हैं। धन्यवाद। तो ऐसे बाएं के प्रयोग से कुछ इसमें नवीनता आई जो इसकी विशेषता बन गई। इसी तरह से हमारे यहाँ तेटे, ये पूरे दोनों उंगलियों से, आपको ठीक सुनाई दे रहा है सुनील जी? तो बनारस बाज की विशेषता मैं आपसे कह रहा था। मुझे जो समय दिया गया है, वैसे तो मैं आज़ाद हूँ, मगर फिर भी जो समय की पाबंदी के साथ आज़ादी मिली है, उसमें मैं जितना कुछ रख पा रहा हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो
इस बाज की एक ये भी विशेषता है, उठान बजाया जाता है कि जैसे बाकी घरानों में पेशकार से, सुधीर जी ने सुबह इतना खूबसूरत कहा, आप सभी बड़े हैं, मैं बहुत छोटा विद्यार्थी हूँ सुरेश जी, जो भूल चूक हो जाए छोटा समझना आप। तो बाकी घरानों में जैसे पेशकार से प्रारंभ किया जाता है, बनारस में उठान से प्रारंभ किया जाता है। उठान श्री गणेश करना, शुरुआत करना। तो मैं ये कहने के बजाय यदि आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा उसका झलक आपको दिखा दूं। एक मिजाज है, ये कोई रटी रटाई बंदिश नहीं है। उठान सिखलाते समय विद्यार्थियों को हम लोगों ने भी लिखित सिखलाते हैं, मगर ये कलाकार की स्पॉन्टेनिटी का परिचायक होता है, उसका डेवलपमेंट वहीं तय होता है। शायद कल ये बजेगा तो ये तिहाई नहीं आए, कुछ और आ जाए। गुरु का आशीर्वाद।
ये एक हमारे यहाँ की मौलिक विशेषता रही। मैं सिर्फ एक झलक दिखा रहा हूँ। तो उठान आया हमारे बाज में, बाकी घरानों में कम ज़्यादा आप उसको पारिभाषिक करने का अंदाज अलग हो सकता है। पेशकार बाकी जगह भी बजता है, हमारे यहाँ भी बजता है, मगर हमारे यहाँ उसको औचार इस नाम से संबोधित करते हैं। मैं पारिभाषिक इसलिए मैंने कहा अलग अलग, सबका आचरण पेश करने का, बरतने का तरीका करीब करीब वही होता है। अपने अपने घराने की विशेषताओं और रख रखाव के हिसाब से कुछ उसमें परिवर्तन आता जाता है, जो आज घराने के रूप में विद्यमान है। तो मैं थोड़ा सा आपको 1-2 मिनट वो औचार क्या है, पेशकार क्या है, मैं वो भी रखना चाहता हूँ। बनारस में बजाई जाती है बात, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान चाहता हूँ, और वो सिर्फ बनारस में बजाई जाती है। फर्द कहते हैं इसे। फर्द के विषय में जो मुझे जानकारी है, अपने बुजुर्गों से मिली है, फर्द कुछ किताबों में ऐसा भी लिख दिया गया कि एक गतनुमा बंदिश होती है, जबकि फर्द इससे थोड़ा सा अलग है। फर्द वीर रस और श्रृंगार रस का परिचायक होता है। वो कैसे, मैं आपको पढ़ के बजा के बता दूंगा। फर्द ये शब्द का अर्थ क्या है, कहाँ से आया? बनारस में, यूपी में, बिहार में जो प्रादेशिक शब्द हैं उनसे ये फर्द संबंधित है। और वहाँ शादी ब्याह में जो सामाजिक रीति रिवाज है, वहाँ धोती दी जाती है, वर पक्ष वधु पक्ष को देता है। तो जो धोती दी जाती है उसको फर्द की धोती कहते हैं, फर्दी धोती। उसमें एकहरा बॉर्डर होता है, इसीलिए फर्द को एक्कड़ भी कहते हैं।
फर्द ये बुजुर्गों ने इसमें इसकी पहचान कहिए कि अक्सर इसका समापन, इसका मुखड़ा दिन का दृकृतदा ऐसे ये खत्म होता है ज़्यादातर। एक आधा एक्सेप्शनल हो, मैं उसकी बात नहीं कह सकता, लेकिन ज़्यादातर इसकी पहचान ये है। मैं आपको एक पढ़ के सुनाता हूँ। धंधा ता घड़ने के तकदा घड़ने के तकदा घड़ने के तकदा धर धर गिट तक धर धर गिट तक धर धर गिट तक धा धर गिट तक कान दा धर गिट तक घाण दा धर गिट तक धा धर गिट तक धन का धर गिट तक धा धर गिट तक घण तक दा घण तक दा घण तक दा धर गिट तक धर गिट तक धर गिट तक धा धर गिट तक कान दा धर गिट तक घाण दा धर गिट तक धा धर गिट तक धन का धर गिट तक दा धर गिट तक धा धन धन दा। अब ये दिन का खुलना और कत का बंद होना, मैंने जो वीर रस और श्रृंगार रस का आपसे बात किया वो ऐसी बंदिशों में दिखता है। एक दूसरा फर्द सुनिए, पंडित कंठे महाराज जी की रचना है। धा घण लग धा तेरे किट तक धा धन धन धा धा धन धन धा धा घण लग धा तेरे किट तक धा घण लग तेरे किट तक धा घण लग तेरे किट तक धा धन्ना किट तक धा तेरे किट तक तिन्ना किट तक धा तेरे किट तक प्राण धा तेरे किट तक घ्राण धा तेरे किट तक धा तेरे किट तक तिन तन तन तेरे किट तक धा तेरे किट तक तन का तेरे किट तक धा तेरे किट तक धा घण ना तेरे किट तक तेरे किट धा ताण धा घण ना तेरे किट घण ना तेरे किट तेरे किट धा तेरे किट धन का तेरे किट धा तेरे किट धा धन धन धा। एक बार फिर से पढ़ दे। धा तक धन धा धा घण ना तेरे किट तेरे किट धा ताण धा घण ना तेरे किट घण ना तेरे किट तेरे किट धा घण तेरे किट धन का तेरे किट धा धन धन धा। फर्द के विशेषज्ञ बनारस में पंडित बैरजू महाराज जी को कहा जाता है। बैजनाथ प्रसाद मिश्र उनका पूरा नाम था। ये उसके विशेषज्ञ माने जाते थे। इतना अच्छा प्रयास है, एक उनकी रचना आपको सुनाते हैं। इसमें दिन कत ये अक्षर से समापन नहीं है, इसलिए सुना रहा हूं। धा तेटे तेटे धागे तेटे घड़ान धागे तेटे तेटे क्रधा तेटे घेना तेटे घेना तू न ता तेटे कृदा तेटे तेटे धा तेटे धागे न तिरगिट तिगता तिरगिट तिग धा तेटे धागे तेटे घड़ान लगे तेटे तेटे कृदा तेटे घेना तू न ता तेटे कृदा तेटे धा तेटे धागे न धागे तिरगिट तिगता तिरगिट तिगता। ये एक उसकी विशेषता है बनारस की फर्द। और एक विशेषता है, बनारस शुरू से हिंदुओं का धार्मिक और आध्यात्मिक प्रतीक स्थान रहा। और आप सभी जानते हैं कि अपने बड़े बड़े संत महापुरुष आध्यात्मिक धार्मिक कबीरदास तुलसीदास इन्हीं जगहों से संबंधित थे। तो उनका भी तबला वादन पे कैसा असर पड़ा कि श्लोक परन वहाँ बजाया जाता है। देवी देवताओं के ऊपर रचना की जाती है, स्तुति परन श्लोक परन। तो मैं वो आपको एक कह के सुनाता हूँ। मिश्र जाति में देखिए, गणेश जी के ऊपर है धन धन दा धन धन दा। दाधन श्रवण सुंदर नाम गणपति ज्ञान नाथक नाम नमद्रिक दान दिगिट तदन तदागत दाधन तदागत दान दाद्रिकृत कृत धटाकृत दान दाधन दाधन श्रवण सुंदर नाम गणपति ज्ञान नाथक नाम नमद्रिक दान दिगिट तदन तदागत लंबोदर एक धन तदा कतदा तदा कतदा तदागत धा लंबोदर एक धन तदा कतदा तदा कतदा तदा कतदा लंबोदर एक धन तदा कतदा तदा कतदा तदा कतधाड़ दादन। अब इसका निकास की विधि कुछ बुजुर्गों ने ऐसा सोचा, गुरुवर्य ने ऐसा सोचा कि जब वो बजता है तो तबले को जुबान आ जाती है, उसको वाणी आ जाती है, और बजता तो धातुन ना और जो इसकी वाणी है वही है, मगर वो व्यक्त करने का तरीका ऐसा होता है कि वो श्रवण सुंदर
या आप लोगों ने गुरु जी से गणानाम ये सुना होगा, आप लोगों को पता है। एक दूसरा मैं आपको श्लोक परन सुनाता हूँ। ये मेरे पिताजी की रचना है, पंडित लालजी श्रीवास्तव, उनकी सुनिए। शारदा परन है। तदा दिन दाड़ दाद दाड़ दादिन दाड़ दादिन दाड़ दाद दाड़ दाद दाड़। शारदा तू जय जय तदा दिन दाद दाड़ दादिन। त शारदा तू जय जय विद्या वाहिनी वीणा वाहिनी धाड़ दग दिन दाड़ दादिन दाड़ दादिन दाड़ दा। शारदा तू जय जय वीणा धारिणी विद्या वाहिनी गुण की ग्राहनी धाक धता कृत दान धा धा धाड़ दादिन दाड़ दादिन दाड़ दाद। शारदा तू जय जय विद्या वाहिनी विद्या धारिणी गुण की ग्राहनी ताड़ धा दिन धाक धता कृत ताड़ धा। ब्रह्मा विष्णु महेश ताल दय करत गुण की बखान है। तगन धग तिट तगन धग तिट धाक धता कृत ताड़ धा ताल दय दय इंद्र नाच ब्रह्म लोक में तू पूज्य है। धगन धग तिट तगन तग तिट कृत तिट तिट तगन धा धा दिन दाड़ धा दिन दाड़ धा दिन दाड़ धा। शारदा तू जय जय विद्या वाहिनी वीणा धारिणी गुण की ग्राहिनी धाक धता कृत दान दा। ब्रह्म विष्णु ताल दय दय करत गुण की बखान है। धाक धता कृत दान धा ताल दय दय इंद्र नाचे करत गुण की बखान है। धग तिटकता तग तिटकता नग तिटकता दिन तिटकता कता गत्ता कता कड़धा कता कड़धा कता कड़धा। धगत टिकता तगत टिकता नगत टिकता दिन टिकता कता कत्ता कता कड़धा कता कड़धा कता कड़धा। धगत टिकता तगत टिकता नगत टिकता दिन टिकता कता कत्ता कता कड़धा कता कड़धा कता कड़धा अड़धा दिन अड़धा दिन। धन्यवाद। तो ये बुजुर्गों ने ऐसा सोचा है और कहने के लिए तो बहुत कुछ है, मैं बहुत संक्षेप में कहूँ तो वर्तमान समय में बाकी जितने भी घराने हैं सभी का अपना सौंदर्य है, खूबसूरती है, महत्व है, योगदान है, मगर बनारस बाकी घरानों के मुकाबले सबसे बाद का घराना है। इसलिए इसने बाकी घरानों की तमाम विशेषताओं को और उस समय तक लोकप्रिय औन्नत्य वाद्यों का समायोजित करके जिस नवीन शैली को जन्म दिया वो बनारस बाज के नाम से हम लोग जानते हैं। आप लोग बहुत आधुनिक काल में कहें तो पंडित अनोखेलाल जी, पंडित शामता प्रसाद जी और पंडित किशन महाराज जी, ये बनारस के 3 ऐसे आधार स्तंभ हैं जिनसे आप पूरे बनारस की वादन क्षमता, वादन शैली की विशेषता, इस पे आप अध्ययन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। पंडित अनोखेलाल जी नादिन धन्ना के जादूगर कहे जाते थे। एक उंगलियों से जो उनको उस पर दबदबा था, जो कमांड था, उसके लिए वो विश्वविख्यात हैं। पंडित शामता प्रसाद जी जैसा नाद सौंदर्य, टोनल क्वालिटी, हर एक तबला वादक चाहे वो जिस घराने से हो मानता है कि ऐसा नाद तबले में जो उनके तबले बाएं का समन्वय, संतुलन देखने को मिलता था, ये उनकी विशेषता रही। कहने के लिए बहुत लंबा कहा जा सकता है। पंडित किशन महाराज जी, गुरु जी लय के अधिष्ठाता कहे जाते हैं। उपज अंग का इतना खूबसूरत उदाहरण देखना मुश्किल है, इतना अच्छा खूबसूरत उदाहरण सुनने को नहीं मिलता है। उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब, पंडित किशन महाराज जी, ये कुछ ऐसे लोग हैं लय के विषय में। इसके अलावा जो बनारस में बातें हैं और जिनको मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ कि अगली बार ये आयोजन जल्दी हो और फिर मैं उन सब्जेक्ट को रखूँगा, वो पड़ाल है, वो पड़ाल है। पड़ाल के बारे में रहा, बाट के बारे में भी रहा। बाँट के विषय में मैं आपको कहिए तो थोड़ा सा बजा के बता दूं। बाँट बरतना, बांटना, विभाजित करना, ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। आप लोग चलन कहते हैं, हम लोग बाँट कहते हैं, फर्क इतना ही है। बजा दें जरा अच्छा। एक मिनट, आपने आमद क्या होते हैं जो बनारस घराने में बजाई जाती है? जी जी, इसका जरा एक्सप्लेनेशन कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। आमद ये उर्दू शब्द है, इसका अर्थ है आना। अब हमारे यहाँ बनारस, जैसे हमने आपको कहा कि सबसे बाद का विकसित घराना है, तो इसने उस समय तक के प्रचलित तमाम वाद्यों से और संगीत विधाओं से अपनी शैली में बहुत कुछ विकसित किया, उनका अध्ययन किया, जोड़ लिया। आमद ये आम तौर पे कथक में देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, हम लोग जानते हैं। तबला वादन में
लेकिन आमद का मतलब मैं भी बताना चाहता हूँ। बिल्कुल। आमद किसी भी रचना के में सम की मराठी में कहते चाहुल, समेची चाहुल अगोदर लागते आणि ऑडियंस मधून हा ये जो कहते हैं सम पे, मतलब सम की मैं समझ रहा हूं उसी चाहुल को आहट। बिल्कुल बिल्कुल आपने बहुत अच्छा कहा। और वो किसी भी प्रकार में होती है। बिल्कुल बिल्कुल है हमारे यहाँ उसकी इसका। ये जरूरी नहीं है कि आमद मतलब गत में होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, कायदे में भी हो सकती है, किसी में भी हो सकती है। बिल्कुल जैसा हमने आपको पहले ही कहा, आमद का अर्थ है आना, सम पे आने का एक अंदाज, ये है उसका मतलब। अब वो गत के रूप में आए, उठान के बाद ज़्यादातर जो हमारे यहाँ प्रथा प्रचलित है वो उठान के बाद सम पे एक आने का खूबसूरत अंदाज होता है। ये अब उसकी कोई रचना नहीं होती है, वो कि कोई बंधी हुई बंदिश नहीं होती है कि फलाना धाकड़ धाकड़ ताण धा या धुमकड़ ताकड़, ऐसी कोई रचना का नाम आमद नहीं है। एक कलाकार की सूझबूझ का एक नतीजा होता है। जैसा सुरेश जी ने, मुझे पता नहीं हिंदी में उसको कैसे चाहुल कहा, चाहुल ने मराठी में मैंने कहा। हाँ मराठी में, तो वो जो आहट इन्होंने कहा वही मतलब वही है, भाषा कोई भी हो। तो ये आमद हो गया। गत बाकी सभी घरानों में, हमारे यहाँ भी बजाई जाती है। आप कहिए तो मैं एक जनाना गत जो खास बनारस में बजाई जाती है, मैं वो आपको पढ़ के सुना दूं। मोटा कर। जाति का गत है, देखिए। त्रिकधा धा तिन्ना ता त्रिकधन धा धन्ना कृतक धा त्रिकृतक धा धीना कृतक धा त्रिकृतक धा त्रिकृतक धा त्रिकृतक धीना कृतक धीना कृतक धा त्रिकृतक ता कृतक ता कृतक त्रिकृतक धर त्रिकृत धा ता धीना धी धीना धीना धी धीना धीना धी धीना कृतक धा त्रिकृतक धा धीना कृतक धा त्रिकृतक धा त्रिकृतक ता धीना कृतक धीना कृतक धीना कृतक ता कृतक त्रिकृतक धर त्रिकृत धा ता धा धीना धी धीना धीना धी धीना धीना धी धीना कृतक धा कृतक धीना कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धीना कृतक धीना कृतक धीना कृतक धा कृतक धर कृतक धा ता धीना धी धीना धीना धी धीना धीना धी धीना कृतक धा कृतक धीना कृतक धा कृतक धा कृतक धा कृतक धीना कृतक धीना कृतक धीना कृतक धा कृतक धर कृतक धा ता धीना धी धीना धीना धी धीना धीना धी धीना धीना धी धीना। तो ये जनानागत का एक मैंने आपको उदाहरण दिया जो मधु खां साहब की पत्नी से हमारे यहाँ बनारस में जुड़ गया। तो मैं इन्हीं विचारों के साथ, बातें बहुत हैं मुझे भी करनी है, मगर मैं चाहता हूँ कि ये दोबारा आयोजन जल्दी हो। हम विद्यार्थी लोगों को बहुत कुछ मिलता है इसमें से, आपके साथ साथ। एक छोटी सी बात, कढ़ाईगत क्या होते हैं? कढ़ाईगत, कढ़ाईगत, हाँ, ये सभी प्रादेशिक शब्द हैं पंडित जी। ये वहाँ के, जैसे मैंने आपको फर्द के विषय में कहा कि कढ़ाईगत, अब कुर्ते में कढ़ाई की जाती है। अब ये कुछ विद्वानों ने प्रादेशिक शब्दों को लेकर उसको पारिभाषिक कहना मुश्किल हो जाएगा। ये बुजुर्गों ने, अब जैसे बाट और चलन, ये वैसा ही है कि कढ़ाईगत, अब उसमें उसकी खूबसूरती पंडित जी उन लोगों ने ऐसे कर दी। अब जैसे मैंने कहा कि धीना धे देना, धीना दे देना, अब उसमें बायां लगा दिया कढ़ाईगत। अब
किसको किसी नहीं, बुजुर्ग मैंने ने ऐसा सुना है जी कि कढ़ाई का माने सुतार होता है, कारपेंटर, और बढ़ई होता है। बढ़ाई बढ़ाई देखिए बढ़ई। बढ़ई होता है, हाँ, तो उससे बढ़ई होता है तो उसका जो नाद जो है, जी जो गतों में बजाया जाता है, जो बढ़ई गत, जी तो जी उसमें कड़ान घड़ान ऐसे शब्द आते हैं, जी। लेकिन वो कड़ान घड़ान का सुतार के आवाज से कुछ यानी संबंध नहीं संबंध लगता। नहीं होता है। सही सही। इसलिए मैं पूछ रहा था, कढ़ाई नहीं बढ़ाई गत। बढ़ई नहीं, मैं फिर से इसको संशोधित कर दूं, बढ़ई। बढ़ई। बढ़ई कहते हैं इसको। करेक्ट। बहुत अच्छे है अरविंद भाई, मज़ा दिया आपने, बहुत आनंद दिया। तो मैं इन्हीं विचारों के साथ अपने शब्दों को विश्राम देता हूँ। आइंदा हम जब भी मिलेंगे और बात कहनी है मुझे अपने, ये मैंने तबला स्वतंत्र विधा से संबंधित कही, ऐसे सात संगत के पक्ष में भी बनारस की अपनी विशेषता है, उसका योगदान है। मैं उस पर नहीं बात किया क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे लोग आज यहाँ आमंत्रित हैं, एकत्रित हैं, उनको भी कहना है, सबको मौका मिलना चाहिए। मैंने शुरू में ही कहा मैं नाम से आज़ाद हूँ मगर समय की पाबंदी भी है, तो मैं जितना कह पाया मैंने कहा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बहुत अच्छे। एक बार फिर से मैं सुरेश जी का और ललित कला का धन्यवाद देता हूँ। मी डॉक्टर बहुलीकरांना विनंती करते की त्यांनी अरविंद कुमार आझादांचा सत्कार करावा.